हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सूखा और एनसीईआरटी कर रहे हैं हम। और एनसीईआरटी आपकी 11th की बुक कर रहे हैं और ज्योग्राफी की, जो कि हमारा अध्याय आज 7 है, चैप्टर 7। ठीक है, सूखा। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रोट के बारे में। सूखा क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब आपके लंबे समय तक कम वर्षा हो, अत्यधिक वाष्पीकरण हो या जलाशय और भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर पानी की कमी हो जाए। आप सभी जानते हो सूखा क्या होता है। किसी एरिया में पानी की कमी हो जाए, पीने का पानी भी उपलब्ध ना हो, तो उस सिचुएशन को सूखा ही तो कहते हैं। ओके, तो जो सूखा है आपका, ये क्या है, कैसे है, अभी इसको ज्योग्राफिकल तौर पे भी आपको समझना होगा। सूखा एक जटिल परिघटना है, आपकी एक बहुत ही जटिल परिकल्पना है। कई प्रकार की मौसम विज्ञान संबंधी और अन्य तत्व जैसे वृष्टि यानी बारिश, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौमजल, मिट्टी में नमी, जल भंडारण और भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषताएं, उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी, ये सब कुछ शामिल होते हैं सूखे के अंदर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से विभिन्न उगाए जाने वाली फसलें हैं, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ, ये सब कुछ आपके सूखे के अंतर्गत शामिल इन्हें किया जाता है, तत्व के रूप में, एक एलिमेंट के रूप में। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ड्रोट यानी सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, आपके पीजीटी लेवल में सूखे के प्रकार से क्वेश्चन देखे जाते हैं, पीजीटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें। तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। जब लंबे समय तक आपकी अपर्याप्त वर्षा होगी तो इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित रहता है, यानी इम्बैलेंस रहता है। तो उसे कहते हैं आपका मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। जब लंबे टाइम तक आपकी वर्षा कम होगी, अपर्याप्त होगी, तो उसे कहेंगे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर ड्रोट यानी कृषि सूखा। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स या भाई नमी, नमी नमी ह्यूमिडिटी। तो मिट्टी में जो नमी है, नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जब ज़मीन में पानी की मात्रा नहीं होगी, आप पानी नहीं डालोगे किसी पौधे में तो मुरझा जाएगा, पानी की अगर पानी नहीं डलेगा तो। और जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। ठीक है, जिन एरियाज़ में आपकी 30% से अधिक कुल बोए गए एरियाज़ में सिंचाई वगैरह, अगर आप सिंचाई कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, तो आपके पास पानी है तो वो सूखा कैसे माना जाएगा, तो वो सूखा प्रभावित क्षेत्र में नहीं माना जाता। तो कृषि सूखा भूमि की नमी से संबंधित होता है। जब पानी, मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा कम हो जाए तो उसे कहेंगे एग्रीकल्चर ड्रोट। नेक्स्ट आता है जल विज्ञान संबंधी सूखा यानी क्लाइमेट आपका रिलेटेड ड्रोट। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण जैसे जलाशय, आपके तालाब हैं, जलभूत हैं, लेक्स हैं, ठीक है, ये जो आपकी इन सब में जो वृष्टि के द्वारा, बारिश के द्वारा जो जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति, बारिश हो गई, जलापूर्ति हो गई, उसके बाद भी ये नीचे गिर जाए यानी इनमें पानी की कमी हो जाए तो उसे कहेंगे जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो भाई आपके झील, तालाब, जो आपके जलभूत हैं जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो जब उनमें आपके पानी की कमी हो जाए, जलापूर्ति के बाद भी वो नीचे गिर जाए पानी का लेवल, तो होगा आपका जल विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक सूखा। पारिस्थितिक सूखा जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में, प्राकृतिक, देखो इस सूखे का ही एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर, कैसे ये एक कंकाल पड़ा है जानवर का जो कि पानी की वजह से बिल्कुल ज़मीन भी ऐसी लग रही है। तो जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से, पानी की कमी से आपकी उत्पादकता में भी कमी होने लग जाए, पानी की कमी से उत्पादकता में भी कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, तो यह क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसे कहते हैं पारिस्थितिक सूखा यानी इकोलॉजिकल ड्रोट। तो जब आपकी प्रोडक्ट जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में कमी आ जाएगी, परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, डगमगा जाता है हमारा पूरा सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे ही कहते हैं इकोलॉजिकल
ड्रोट। समझ गए? तो ये थे आपके टाइप ऑफ ड्रोट, सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मिट्टी संबंधी यानी कृषि विज्ञान संबंधी सूखा, जलवायु विज्ञान संबंधी सूखा और पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधी सूखा। नेक्स्ट आते हैं भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक आपकी मानसून की वर्षा पर निर्भर है। जिस साल मानसून अच्छा आ जाता है उस साल कृषि भी अच्छी होती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ दोनों महत्वपूर्ण तत्व है। अनुमान के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। कि भारत का जितना एरिया है ना, भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है भारत का, उसका 19% भाग और जनसंख्या का 12% भाग सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% एरिया सूखे से प्रभावित हो सकता है, 30%, और जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ अपना कहर ढा रही होती है तो दूसरी तरफ सूखे से लोग जूझ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ बाढ़ आई हुई है और एक तरफ सूखा है। तो यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। अगर मानसून निश्चित गति में हो और मानसून में जो परिवर्तनशीलता है वो भी अधिक ना हो तो इस तरह की चीज़ें फिर नहीं होगी। कुछ क्षेत्र जहाँ बार बार पड़ते तो इनका असर अधिक है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्न क्षेत्रों में आगे डिवाइड किया गया इंडिया को। बट मैं इतना ही कहूँगी कि भारत में जो सूखा है वो ये भी आपके मानसून पर ही काफ़ी हद तक निर्भर करता है। जब आपकी मानसून से वर्षा अच्छी हो जाती है तब सूखा कम पड़ता है, वरना सूखा अधिक होता है। तो सबसे पहला आता है इसमें अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। राजस्थान में जो ज़्यादातर भाग, विशेषकर जो अरावली है, अरावली के पश्चिम में मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय भाग और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल होते हैं, जहां 90 मिलीलीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। आप सबको पता है राजस्थान में आपका थार मरुस्थल भी पड़ता है, तो सूखे वाला एरिया आता है राजस्थान। और इसके अलावा गुजरात का कच्छ वाला एरिया अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी इससे थोड़ा कम रहेगा। अत्यधिक यानी मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होगा ये अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तर वाला पार्ट और झारखंड का दक्षिण वाला पार्ट और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। तो दक्षिणी भारत की बात करें ना, वो वाले राज्य अधिक आगे, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, सारे दक्षिणी भारत के हैं ये। तो ये सारे राज्य इसमें आ जाते हैं, इनके कुछ कुछ पार्ट। नेक्स्ट आता है मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो इसमें राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा। अब आपसे हरियाणा पूछे तो हरियाणा हमारा मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आता है। यूपी हो गया, यूपी के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर आपका महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, इन सब में जो आपका कोयम्बटूर पठार है, इन सब में जो कोयम्बटूर पठार है और इसके साथ साथ आंतरिक कर्नाटक भी शामिल है। भारत के बचे हुए सभी भाग बहुत कम यानी न के बराबर सूखे से प्रभावित है, जो इसके बाद बच गए। तो यहाँ पर आप एक बार मैप को देख लो, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जोन 1 में कौन से, जोन 2 में कौन से। तो यहाँ पे देखो जोन 1 यानी अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, तो यही है आपका राजस्थान और ये गुजरात का कच्छ का रण। ठीक है, अत्यधिक यहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्र, तो ये वाली पेटी आ जाती है, ये वाली आ जाती है और कुछ मध्य प्रदेश का भाग, तो ये वाले पार्ट्स आते हैं गंभीर में। सामान्य में आपकी जो ये खाली बाउंड्री बनी हुई है ये वाले आ जाते हैं, और बिल्कुल लाइट में यहाँ पे यानी ये वाले पार्ट जहाँ पर बिल्कुल भी सूखा नहीं पड़ता, तो ये वाले पार्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूखे के परिणाम। सूखे के परिणाम, तो जो सूखा पड़ता है भारत में, तो सूखे के परिणाम को देख लीजिए क्या क्या होता है सूखे के कारण। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें आपकी बर्बाद हो जाती है, अन्न की कमी हो जाएगी, जिसे हम अकाल भी कहते हैं कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल यानी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। चारा कम हो जाएगा, चारा कम होने की स्थिति में इसे तृण आकार कहते हैं। तृण मीन्स घास, तृण संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में से घास कहते हैं। जब चारे की कमी हो जाती है, जानवरों को चारा नहीं मिलेगा, तो उसे तृण आकार कहेंगे। अकाल, तृण, अकाल। जल आपूर्ति की कमी हो जाती है तो उसे जल अकाल कहते हैं। और इन तीनों परिस्थितियां जब ये मिल जाएंगी तो इसे कहेंगे त्रिअकाल। ठीक है, जब आपका अकाल यानी फसलें बर्बाद हो गई अकाल, चारा बर्बाद हो गया तृण अकाल,
पानी में कमी आ गई जल अकाल, और जब ये तीनों मिल जाए तो त्रिअकाल बन जाता है और सबसे अधिक विध्वंसक स्थिति हो जाती है ये वाली, क्योंकि खाने के लिए, इंसानों के लिए खाने के लिए भी नहीं बचा और जानवरों के लिए भी नहीं बचा और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत और मानव प्रवास और पशु पलायन, क्योंकि देखो कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो मवेशी और पशुओं की मौत हो जाती है, मनुष्य उस एरिया को छोड़कर अन्य एरिया पर जाने लगते हैं, पशु पलायन कर जाते हैं। पानी की कमी के कारण लोग कई बार दूषित जल पीने को भी बाध्य हो जाते हैं, जिससे अनेक बीमारियां भी हो जाती है, जैसे आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस, तो इस तरीके की बीमारी भी हो जाती हैं। और सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक होता है, इसीलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता, लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, अगर कहीं पर आपकी जल की मात्रा अधिक है भूमि के अंदर तो उसका पता लगाना। दूसरा, जल आदि के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, ऐसा एरिया जहां पर जल आपका प्रॉपर मात्रा में है उस एरिया से नहरों के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा अकाल वाले एरिया में पानी उपलब्ध कराना। नदियों को आपस में जोड़ना और बांध बनाना और जलाशयों का भी निर्माण करना, ताकि नदियों का पानी इनमें रोका जा सके और जब पानी की कमी हो तब यूज़ किया जाए। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान करना, भूमिगत जल भंडारण की संभावना के पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रह से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सैटेलाइट से जो चित्र, जो पिक्चर्स ली जाती है, उन पिक्चर्स की सहायता से जल, जो आपका जल है उनका प्रयोग करना, जो जल है उसका पता लगाना चाहिए और फिर उसका यूज़ करना चाहिए। तो सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार और प्रसार से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है वर्षा जल संवलन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें न जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको यूज किया जा सके। तो यहाँ पर एक स्लोगन भी अपने आस पड़ोस में, छत से वर्षा जल संवलन करने के तरीके समझे कि कैसे आप बारिश के जल को इकट्ठा कर सकते हो और आफ्टर दैट कैसे आप उसे यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आपका सूखा। सूखे में हमने सूखा पढ़ा क्या होता है सूखा, उसके बाद हमने सूखे के टाइप किए, फिर हमने एरियाज़ किए भारत में सूखे के, फिर हमने परिणामों को पढ़ा। अब हम करने जा रहे हैं भूसंकलन। भूसंकलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंड स्लाइड। ठीक है, भूसंकलन। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क और कोंकण रेल पटड़ी पर चट्टान गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? आप सबने पढ़ा है कि भाई वहाँ पे गए हुए थे, मंसूरी गए हुए थे, पहाड़ी गिर गई है, रास्ते बंद है, अभी अभी नहीं आ सकते। आपने इस तरीके की न्यूज़ में भी देखते रहते हो। तो जब किसी पहाड़ी का ढह जाना और रास्ते रुक जाना, यही तो आपका लैंडस्लाइड कहलाता है, भूसंकलन कहलाता है। इसमें चट्टान समूह खिसक कर ढाल से नीचे गिराता है। भूसंकलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी, चक्रवात, इनकी तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत, जो कि आपकी अचानक से हो जाती हैं और बड़े लेवल पर होती है, दीर्घ और प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है। भूसंकलन मुख्य रूप से आपके लोकल कारणों से उत्पन्न होते हैं, जो आपके जिस एरिया में वो पहाड़ी गिरी है उसी से ही उत्पन्न होंगे। इसलिए भूसंकलन के बारे में आंकड़ों को इकट्ठा करना, इनकी संभावनाओं का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि महंगा भी पड़ता है। ठीक है, तो आपके लैंडस्लाइड को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी आपके पिछले अनुभव, फ्रीक्वेंसी और इसके घटने प्रभावित करने वाले कारक जैसे भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण, मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूसंकलन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं भारत को। तो सबसे पहला आता है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, यानी जहाँ पर सबसे अधिक भूसंकलन आते हैं आपके। ये जो एरियाज होंगे अस्थिर होंगे। कैसे होंगे? अस्थिर एरिया होंगे, ऐसे एरिया जिसमें आज भी मूवमेंट चल रही है। तो हिमालय की जो युवा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अंडोमान निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले एरियाज, उत्तर पूर्वी
क्षेत्र और भूकंप प्रभावी क्षेत्र और इसके साथ साथ अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले एरियाज जहाँ पर आपके सड़क वगैरह या बांध निर्माण का काम ज़्यादा होते हैं, तो उन एरियाज में भूसंकलन सुभेद्यता क्षेत्रों में वो एरिया आते हैं। नेक्स्ट आता है अधिक सुभेद्यता क्षेत्र। अधिक भूसंकलन सुभेद्यता क्षेत्रों में अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती ही परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है, यहाँ पर जो आपके लैंडस्लाइड है उनको जो फैक्टर्स प्रभावित करेंगे उसमें संयोजन, गहनता और बारंबारता का भी स्थान आ जाता है। जैसे हिमालय है, हिमालय के सारे राज्य और उत्तरी पूर्वी भाग असम को छोड़कर सारे उत्तर पूर्वी राज्य इसमें शामिल होते हैं अधिक सुभेद्यता वाले एरिया में। नेक्स्ट आता है मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सीपति अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट, दक्कन पठार के वृष्टि छाया वाले क्षेत्र, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कभी कभी आपको लैंडस्लाइड वाली घटना देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ राज्य दिए हुए हैं भाई, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल। इनमें खादानों और भूमि के धंसने से भी आपका लैंडस्लाइड होता रहता है। नेक्स्ट आते हैं अदर एरियाज। तो भारत के कुछ अदर एरियाज में आते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर असम और दक्षिणी प्रांतों के जो तटीय एरिया वो सारे आपके भूसंकलन एरियाज में आते हैं। तो ये थे भाई आपके भारत के अंदर लैंडस्लाइड वाले एरिया। वैसे तो हिमालय पर्वत के जो आसपास वाले एरिया वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है। उसके अलावा नीलगिरी, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत में भी आपके लैंडस्लाइड काफ़ी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके परिणाम पर, तो देखते हैं क्या परिणाम पड़ते हैं हमारे ऊपर भूसंकलन के। तो भूसंकलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत आपके छोटे छोटे एरियाज में पाया जाता है, स्थानीय होता है, लोकल होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जल वाहिकाओं में चट्टानों के गिरने से रुकावट के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से मान लो लैंडस्लाइड आपके नदी के रास्ते में हो गया तो नदी अपना रुख बदलेगी और नदी का पानी दूसरी तरफ से बह के चलेगा और अचानक कई एरियाज में बाढ़ भी ला सकते हैं और जान-माल का नुकसान हो सकता है। आपका ट्रांसपोर्ट भी रुक सकता है और विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो ये सारे आपके परिणाम हैं भूसंकलन के। नेक्स्ट आते हैं निवारण, कि भाई हम कैसे इससे बचें। तो भूसंकलन से निपटने के लिए उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होना चाहिए। अधिक भूसंकलन संभावित क्षेत्रों में सड़कें व बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य, विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं पर भी नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण, इस तरीके के उपाय अपना कर हम भूसंकलन से बच सकते हैं। स्थानांतरित कृषि वाले एरिया में जैसे उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाने से क्या होगा, अगर लैंडस्लाइड होता भी होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन। तो ये था भाई हमारा भूसंकलन, ठीक है। तो कैसे होता है, क्या होता है लैंडस्लाइड, भारत में किन किन एरियाज में लैंडस्लाइड आता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को देखें, यानी हमने कितनी आपदाएं पढ़ ली। देखो इस चैप्टर में हमने चक्रवात पढ़ा, बाढ़ पढ़ा, सूखा पढ़ा, उसके साथ साथ भूसंकलन किया, ठीक है, और भी हमने अनेक भूकंप के बारे में पढ़ा। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं ही तो हैं। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो जैसे आपका भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, इनकी तुलना में जो चक्रवात है इनके आने के समय और इनके स्थान की भविष्यवाणी संभव है। साइक्लोन का हम पता लगा सकते हैं कि अब ये भयानक साइक्लोन आने वाला है, तो पहले ही उससे बचा जा सकता है। जो आपकी आधुनिक टेक्निक है इसका यूज़ करके चक्रवात की गहनता का, इसकी डायरेक्शन का, इसकी क्वांटिटी का मॉनिटर करके उससे होने वाला जो नुकसान है उससे हम कम कर सकते हैं। और नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण और वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसलिए जान माल का नुकसान भी बढ़ जाता है।
तो ये है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट और गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आपके प्राकृतिक और मानवकृत कारण और दुर्घटना और लापरवाही का परिणाम हो सकते हैं, और जिससे बड़े स्तर पर हमारे जान मान की हानि, पर्यावरण की हानि, विनाश हो सकता है, और जिसकी नेचर और परिमाण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाला जो मानव समुदाय हैं वो भी इसकी सहन क्षमता से परे होगा। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन नियम 2005, इसको याद रखना। तो ये कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, तो देख लेते हैं निष्कर्ष को। तो ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियां करना है। आपदा, निवारण और प्रबंधन, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आपदा से पहले आपदा के आंकड़े, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मैप तैयार कर लेना, लोगों को जानकारी देना, आपदा योजनाएं बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का भी उपाय करना। इसके साथ साथ आपदा के समय युद्ध स्तर पर आपके बचाव और राहत कार्य और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में से जैसे लोगों को निकालना, निर्माण, राहत कैंप बनाना, जल, भोजन, दवाई, इन सब की आपूर्ति, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपदा के बाद प्रभावित लोगों को कैसे बचाया जाए, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनको कहाँ पर रखा जाएगा, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, तो इन सभी तरीकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है, इन उपायों का आपका विशेष महत्व पड़ता है। तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसकी स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए आपके सकारात्मक कदम का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं और तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सारे क्वेश्चन देख लेना, ये 5 के 5 के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा आप एनसीईआरटी देख रहे हो। और इसके साथ साथ भाई, अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाती रहूं। तो यहाँ पर ये था हमारा चैप्टर 7 जो कि कंप्लीट हो चुका है, प्राकृतिक संकट और आपदाएं। और इसके साथ साथ अब हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट लेवल की जियो और पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इच्छुक है वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे। हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रूर मेरे चैनल को और बेल आइकन भी कर लेना, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ईजिली पहुंच जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।